हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, क्या है इनका आगे का प्लान? क्या शी जिनपिंग से होगी मुलाकात और क्या शहबाज शरीफ का होगा सपना पूरा? बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में करा बैठे बड़ी फजीहत, पुतिन के सामने ही मदद मांगने लगे शहबाज शरीफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इंटरनेशनल मंच पर हुए शर्मसार, पुतिन भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत का तापस करेगा तुर्की की बोलती बंद। जी हां दोस्तों, एक समय था जब भारत को ड्रोन देने से तुर्की ने किया था मना। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां पर भारतीयों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं पुतिन, रशिया ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, मोदी सरकार को लेकर जहां खत्म हुआ अब इंतजार, करोड़ों किसानों के खाते में इतने दिन में हो जाएगा पैसा ट्रांसफर। दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो अपना देश भारत आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और जल्द ही नंबर 1 देश बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी जी शी जिनपिंग से नहीं करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं की शिखर सम्मेलन बोले तो आज यानी 15 से 16 सितंबर में रीजनल और ग्लोबल इश्यू तथा इसके विस्तार पर चर्चाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल शाम ही गुरुवार को उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि वहां पहुंचकर पीएम मोदी जी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिनपिंग के साथ पीएम मोदी जी की बैठक नहीं होगी। साथ ही पीएम मोदी जी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पक्की मानी जा रही है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि पीएम मोदी जी किन देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है दोस्तों कि पीएम मोदी जी ना तो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, न ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से। ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी के ये डिसीजन को कितना आप सही मानते कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी ऑफिशियल कोई भी जानकारी इसको लेकर नहीं आई है दोस्तों, और ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और मोदी जी के डिसीजन को लेकर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में करा बैठे बड़ी फजीहत, पुतिन के ही सामने मदद मांगने लगे शहबाज शरीफ। बताते उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन यानी एससीओ सम्मेलन से अलग रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एक फजीहत वाला मौका सामने आया, जिसके कारण वो पुतिन के सामने ही मदद मांगते नजर आए। शहबाज शरीफ के कान पर लगा ट्रांसलेटर बार बार गिर जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। पाकिस्तानी मीडिया में और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पर चुटकियां ली। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पुतिन और शरीफ की मीटिंग होनी थी। दोनों नेता बातचीत के लिए आमने सामने बैठे थे, क्योंकि पुतिन रूसी भाषा बोलते हैं और समझते हैं, इसीलिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। पुतिन ने तुरंत अपने कान पर ट्रांसलेटर लगा लिया और बोलने लगे, लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ का ट्रांसलेटर उनके कान से गिर गया। उन्होंने कई बार लगाने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रांसलेटर को अपने कानों से नहीं लगा सके। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि यह बेहद मुश्किल हो चुका है। ऐसे में उन्होंने कहा क्या कोई मेरी मदद करेगा, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना का एक अफसर शरीफ के पास गया और उनके कान पर ट्रांसलेटर लगाया। उसके बाद भी वो ट्रांसलेटर गिर गया। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद लगाया गया। ऐसे में बहुत बड़ी फजीहत शहबाज शरीफ ने पूरे विश्व के सामने करवाई है दोस्तों, क्योंकि जब एक ट्रांसलेटर आप नहीं लगा पा रहे हैं दोस्तों तो देश कैसे चलाएंगे। ऐसे में दोस्तों एक बार बड़ी खबर की बात करें जहां पर भारत का तापस करेगा तुर्की की बोलती बंद, ड्रोन से किया था इनकार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को दो धड़े में बांट चुके रशिया और यूक्रेन युद्ध में एक ऐसे खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जिसकी खासियत ने कई देशों को अपनी खरीदार बना लिया दोस्तों।
दोस्तों किलर ड्रोन कहे जाने वाले इस यूएवी मशीन को तुर्की की डिफेंस कंपनी बाइकर ने बनाया है। यूएई समेत कई देशों से ड्रोन बेचने को लेकर कंपनी की डील भी चल रही है। खास बात यह है कि बैरख्तार TB2 नाम का यह ड्रोन भारत को नहीं बेचा जाएगा। भारत के बदले तुर्की की कंपनी ने पाकिस्तान को यह ड्रोन देने के लिए चुना है। तुर्की का कहना है कि पाकिस्तान उसका मित्र देश है। दरअसल तुर्की समेत पूरा विश्व भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर वाकिफ है। 4 बार दोनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध कर चुके हैं। ऐसे में तुर्की का साउथ एशिया में ये ड्रोन सिर्फ पाकिस्तान को बेचना एक पक्ष की सोच को दर्शा रहा है दोस्तों। जबकि वैश्विक स्तर पर तुर्की समय समय पर भारत से संबंध मजबूत करने की बात कहता भी आया है, जिसके बाद भी युद्ध की स्थिति से गुजर चुके दो देशों में सिर्फ एक देश को एडवांस फीचरों से लैस सुरक्षा उपकरण बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भारत अपना ड्रोन बनाने में खुद सक्षम है और उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा भी तुर्की के सामने भारत के पास कई और खरीदारों के विकल्प मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब भारत का ये तापस ड्रोन देगा तुर्की को मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ड्रोन बेचने के लिए हाँ करे या ना करे, इससे भारत को खासा फर्क नहीं पड़ता है। सुरक्षा उपकरणों में भारत पहले से मजबूत स्थिति में है और कई देशों के साथ मिलकर खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि भारत अपना स्वदेशी ड्रोन तैयार कर रहा है, जिसे तापस BH-201 बोले तो टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 नाम दिया गया है दोस्तों। और इस एडवांस तापस ड्रोन का इस्तेमाल सभी तरह के आर्म्ड मिशन और निगरानी के लिए किया जा सकेगा। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, भारत द्वारा बनाए जा रहे इस ड्रोन के लिए दोस्तों भारत को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इसके सक्सेसफुल टेस्टिंग के लिए। अगली खबर की बात करें जहां भारतीयों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं पुतिन। रूस ने किया ये ऐलान दोस्तों, रशिया भारतीय सैलानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रहा है। मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी की डिप्टी चेयरमैन अलीना अरुतोनोवा ने मुंबई में एक कार्यक्रम में बताया है कि रूस भारतीय कारोबारी और सैलानियों के लिए वीजा फ्री स्कीम शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है, जिस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि फिलहाल रशिया भारतीयों के लिए जल्द ही ई वीजा की शुरुआत करने वाला है। अरुतोनोवा ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति वीजा फ्री स्कीम की पहल का समर्थन करते हैं। ईरान के लिए वीजा फ्री स्कीम को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही भारत के लिए भी ये स्कीम शुरू हो सकती है। तुर्की, जर्मनी और भारत से हर साल बड़े पैमाने पर सैलानी रशिया आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहाँ कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर में लिखे खालिस्तानी नारे भारत ने की जांच की मांग बताते कनाडा में एक बार फिर से मंदिर को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कनाडा के टोरंटो में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ फोड़ की। इसके साथ ही मंदिर की दीवारों पर भारत के विरोध में खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे और इस पूरी घटना से कनाडा में रह रहे हिंदुओं में नाराजगी। साथ ही कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा की सरकार से इस संबंध में एक्शन लेने की मांग की है। खालिस्तान समर्थक और भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से TV9 भारतवर्ष को कनाडा के टोरंटो के स्वामी नारायण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद लिखे जाने का वीडियो भेजा गया है और इस घटना की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक कनाडा और अमेरिका से संचालित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर अमेरिका में फिर दिखा हिंदुस्तानी मूल के लोगों का दबदबा। जो बाइडेन सरकार में हासिल किया यह मुकाम। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन में खास पदों पर बढ़ी भारतवंशियों की ताकत। यूएसए में मनाया जा रहा भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी तक अपने प्रशासन में अहम पदों पर 130 भारतीय अमेरिकियों की नियुक्ति की है। दोस्तों व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी मीडिया के साथ शेयर किया है। यह अमेरिकी प्रशासन में भारतीय अमेरिकी समुदाय को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। अमेरिका की आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी करीब 1% है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी संसद परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले राज पंजाबी ने अमेरिकी सरकार में मौजूद शीर्ष भारतीय अमेरिकियों के नामों की सूची पढ़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज पंजाबी व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जैव रक्षा मामलों के वरिष्ठ निदेशक हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत फ्रांस संबंधों की कोई सीमा नहीं। जी हाँ, विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने प्रधानमंत्री मोदी जी से की मुलाकात। बता दें, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चाएं की। इस
इस दौरान उन्होंने फ्रांसी के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मित्रता और सहयोग का संदेश भी साझा किया। पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया कि यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस की मंत्री कैथरीन कोलोना से आज मुलाकात करके खुशी हुई। हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चाएं की। साथ ही उन्होंने अपने मित्र इमैनुअल मैक्रों के लिए शुभकामनाएं दी। दोस्तों, तो वहीं फ्रांस की विदेश मंत्री ने भारत के शीर्ष नेतृत्व को बताया है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनसे भारत प्रशांत क्षेत्र में पूर्ण परिचालन सहयोग और रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक व्यापक साझेदारी के साथ भारत के लिए कोई सीमा नहीं साझेदारी की पेशकश करने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर हम 75 साल से कटोरा लेकर भटक रहे, मित्र देश भिखारी समझ रहे। जी हां, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का छलका दर्द। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की खस्ता हालात पर छलका पीएम शहबाज का दर्द, कहा मित्र देश भी हमको भिखारी समझने लगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की संकट में फंसी अर्थव्यवस्था की कमजोर तस्वीर पेश करते हुए गुरुवार को कहा कि मित्र राष्ट्र भी अब पाकिस्तान को ऐसे देश के रूप में देखने लगे हैं जो लगातार पैसे की भीख मांगता रहता है। शरीफ ने कहा है कि छोटी अर्थव्यवस्थाओं ने भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और हम पिछले 75 साल से कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय समाचार पत्र बोले तो डॉन न्यूज ने शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बुधवार को वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि आज जब हम किसी मित्र देश में जाते हैं या उन्हें फोन करते हैं तो वे सोचते हैं कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। शरीफ के अनुसार पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी, अब बाढ़ ने भी इसे और अधिक मुश्किलों में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, नकदी की कमी से जूझ रहा ये देश पिछले 30 वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ से भी जूझ रहा है और इस साल जून महीने की शुरुआत से बाढ़ के कारण 1400 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और करीब 3.5 करोड़ लोग इस आपदा से प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों, बाढ़ की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा दोहरी चोटें लगी हैं। ऐसे में दोस्तों, खुद शहबाज शरीफ ने अपने देश की हालत बताई है दोस्तों कि कैसे खस्ता हालत देकर अगर कोई उनके दोस्त देश फोन उठाता है दोस्तों तो उन्हें यही लगता है कि फिर से आ गया पैसा मांगने। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने खुद से जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों और जानबूझकर पाकिस्तान को गर्त में ये लोग लेकर गए हैं, तो अपने राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत बार बार समझाता रह गया कि आतंकवाद कम करो, आतंक को अपने देश से मिटाओ, देश से गरीबी अपने आप मिट जाएगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आज पाकिस्तान गर्त में जा चुका है। एक और खबर की बात करें जहां पर रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, भारत अब श्रीलंका को नहीं देगा मदद। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत श्रीलंका को अब और वित्तीय सहायता नहीं देगा। भारत श्रीलंका को इस साल करीब 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और इस साल मदद करने वाले देशों में सबसे आगे रहा है दोस्तों। और ऐसे में सूत्रों की तरफ से और रिपोर्ट की तरफ से इस तरह का खुलासा करना दोस्तों ये बताता है कि भारत ने जो सोचकर श्रीलंका को उसकी मदद की थी दोस्तों, शायद उस स्केल पर श्रीलंका खरा नहीं उतरा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चीन की तरफ श्रीलंका के झुकाव की बड़ी खबर आई थी दोस्तों, भारत के मना करने के बावजूद भी। ऐसे में दोस्तों, भारत का ये डिसीजन बिल्कुल सही है या गलत, कमेंट में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की बात करें जहां पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का बयान, कहा श्रीलंका को बनाया पंचिंग बैग, अब नहीं पड़ेगा बड़ों की लड़ाई में। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर हाल में चीन का एक जहाज डॉकिंग के लिए पहुंचा और इस पर भारत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, आप सभी को याद होगा। अब इस घटना के कुछ दिन बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इशारों में अपने देश की नीति साफ कर दी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के बारे में उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि प्रशांत महासागर क्षेत्र जैसी समस्याएं अब हिंद महासागर क्षेत्र में भी आए। साथ ही हिंद महासागर की भू राजनीतिक व्यवस्था की वजह से दुर्भाग्यवश हम्बनटोटा के लिए श्रीलंका को पंचिंग बैग बना दिया गया है। ऐसे में श्रीलंका इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की वर्चस्व की लड़ाई में भागीदार नहीं होगा। विक्रमसिंघे बुधवार को नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट बच्चों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम किसी सैन्य गठबंधन में भाग नहीं लेते हैं, वहीं हम नहीं चाहते कि प्रशांत महासागर क्षेत्र की परेशानियां हिंद महासागर क्षेत्र में आए। हम इस जगह को संघर्ष या रण क्षेत्र नहीं बनाना चाहते। अगर बड़ी शक्तियां कोई लड़ाई लड़ती हैं तो श्रीलंका उसका भागीदार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हो सकता है कि
कि रानिल विक्रमसिंघे का ये बयान दोस्तों भारत के उस बड़े डिसीजन के बाद आया हो जिसमें अब नहीं मदद की जाएगी श्रीलंका वाली बात कही गई थी। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की सीक्रेट मीटिंग। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान सत्ता में लौटने को बेताब हैं। शायद इसी बेताबी का नतीजा है कि इमरान ने पिछले दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात की है। इमरान की इस मीटिंग के बारे में पार्टी के एक नेता ने बुधवार को कुछ जर्नलिस्ट को जानकारी दी है। इस पीटीआई लीडर की माने तो 3 से 4 दिन पहले से ही ऐसा हुआ है। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि इमरान ने जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने की अपील की है, हालांकि अब वो इससे मुकर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या दोबारा सत्ता में लौटकर वापस आ सकते हैं दोस्तों इमरान खान? एक और खबर की बात करें जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार का एक्सीडेंट, युद्ध क्षेत्र का दौरा कर लौट रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की कार का कीव में एक्सीडेंट हो गया। हालांकि जेलेंस्की सुरक्षित हैं और इस कार हादसे में जेलेंस्की को कोई गंभीर चोट नहीं आई। बताया यह जा रहा है कि जेलेंस्की युद्ध क्षेत्र का दौरा करके लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान जारी करके बताया है कि एक कार यूक्रेन के राष्ट्रपति की कार और एस्कॉर्ट वहां से टकरा गई। इसके बाद जेलेंस्की के साथ मौजूद डॉक्टरों ने ड्राइवर को तुरंत शुरुआती इलाज के बाद एम्बुलेंस अस्पताल भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर भारत आ रहे सिखों को तालिबान ने रोका, पीएम मोदी जी से मदद की अपील। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने 11 सितंबर को भारत के लिए रवाना होने वाले अफगान सिखों के एक समूह को गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ ले जाने से रोक दिया है। इन धार्मिक ग्रंथों को अफगानिस्तान की विरासत का हिस्सा माना गया है। दोस्तों 1990 के दशक में अफगान सिखों ने अपने देश से भागना शुरू कर दिया था और यह अनुमान लगाया जाता है कि अब 100 से भी कम लोग वहां बचे हैं। 60 सिखों का एक समूह भारत आने की तैयारी में है, लेकिन वे अपने 4 गुरु ग्रंथ साहिब को भी अपने साथ भारत लाना चाहते हैं। अमृतसर स्थित सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने तालिबान के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने तालिबान सरकार के फैसले को सिखों के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की जहां पर चीनी हेलीकॉप्टर खरीद कर पछता रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारत को हुआ है जमकर बम्पर फायदा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने 2006 में चीन से Z9EC हेलीकॉप्टर काफी उम्मीदों के साथ खरीदे थे। इनका मकसद भारतीय पनडुब्बियों का पता लगाना था। यह हेलीकॉप्टर विशेष रूप से पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना के लिए निर्मित एक ASW संस्करण है, दोस्तों एडिशन है, लेकिन अब इस्लामाबाद इस डील पर पछता रहा है। इन एंटी सबमरीन वारफेयर वाले हेलीकॉप्टरों के साथ जुड़ी सबसे बड़ी समस्या इनकी मेंटेनेंस को लेकर है। पाकिस्तान अपने डैमेज हेलीकॉप्टरों की मरम्मत नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान ने ये हेलीकॉप्टर हार्बिन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से खरीदे थे, लेकिन ये चीनी कंपनी हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई टाइम पर नहीं कर पा रही है, जिसके चलते Z9EC हेलीकॉप्टरों में से अधिकतर उड़ान ही नहीं भर पा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को ध्यान में रखते हुए पल्स कंप्रेशन रडार, लो फ्रीक्वेंसी सोनार, रडार वार्निंग रिसीवर और डॉपलर नेविगेशन सिस्टम से लैस इन हेलीकॉप्टरों को खरीदा था। हालांकि रक्षा में विशेषज्ञता वाले एक स्वतंत्र समाचार पत्र डिफेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट है जिससे नई दिल्ली को नुकसान होने की बहुत कम संभावना है। तो वहीं इन हेलीकॉप्टरों की उड़ान न भरने से भारत के लिए अरब सागर में अपनी मौजूदगी बनाए रखना आसान हो गया है। भारत अब पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर खुफिया जानकारी जुटा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें जहां पर चीन को जवाब देने की तैयारी में अपना भारत और जापान 2+2 वार्ता में रक्षा सहयोग मजबूत करने पर जताई सहमति। बता दें चीन को जवाब देने के लिए भारत और जापान अब समुद्री सुरक्षा पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हो गए हैं। दोस्तों इसमें दोनों देशों की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास का विस्तार और उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता शामिल है। दोनों देशों ने हाल में टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की थी, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी 8 सितंबर को जापान गए थे। वहां पर उन्होंने जापानी रक्षा मंत्री हमदा यासुकाजु और विदेश मंत्री यायाशी योमियामा से मुलाकात की। उन्होंने नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर चर्चाएं की। जी हां दोस्तों, और खबर की बात करें जहां पर दिल्ली में कोरोना के 116 नए मामले, 3 और मरीजों की हुई मौत, पॉजिटिविटी रेट 0.97%। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 116 नए मामले सामने आए हैं दोस्तों, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक
दिल्ली में संक्रमण दर 0.97% रही। विभाग ने बताया है कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 11,929 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई, जिनमें ये नए मामले सामने आए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के बीच हुआ बहुत बड़ा समझौता। अमित शाह ने बताया मील का पत्थर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों बोले तो 8 ट्राइबल आउटफिट्स के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमित शाह जी ने कहा कि असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने का काम पूरा हुआ है। अमित शाह जी ने कहा कि विकास को गति देकर नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना है। उन्होंने कहा कि अरासू से युवकों ने हथियार डालकर अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ा है। सरकार हर विवाद को 2024 तक खत्म करना चाहती है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों को किया गया। इसमें आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम पार करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने और उनका मानना है कि समझौते से आदिवासी जनजाति के लिए लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा। जी हां दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें जहां पर राहुल गांधी की यात्रा में दम नहीं और इस यात्रा से हमें कोई गम नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वीरवार को इसे भारत तोड़ो यात्रा बताया है। दोस्तों, उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बेदम यात्रा से गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सियासी कामयाबी नहीं मिल सकती। अठावले ने अपने चिर परिचित अंदाज में तुक मिलाते हुए इंदौर में संवाददाताओं से कहा है कि गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। इस यात्रा में कोई दम नहीं और इस यात्रा को लेकर हमें कोई गम नहीं। जी हां दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें जहां पर राजकोट में दिए बयान पर फंसे केजरीवाल, पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, दिल्ली व पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कराने को लेकर 50 से ज्यादा सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। दोस्तों, 56 पूर्व सिविल सेवकों ने भारत के चुनाव आयोग बोले तो ECI को पत्र लिखकर चुनावी लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने की मांग की है। इन पूर्व सिविल सेवकों ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली CM व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई असंतुलित और विवादास्पद टिप्पणियों की ओर इशारा किया है। पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से आग्रह किया है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों गुजरात में सरकारी अधिकारियों को लालच देने का कथित प्रयास किया ताकि कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इस प्रकार से एलिगेशन लगाए गए केजरीवाल पर, क्या आप सही मानते हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, खत्म हुआ इंतजार, करोड़ों किसानों के खाते में इतने दिन में पैसा हो जाएगा ट्रांसफर। सरकार ने दी बड़ी जानकारी। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम बोले तो PM किसान योजना की 12वीं किस्त का देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। अगर आप भी 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपके खाते में पैसा आने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही आपके खाते में ये पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अगले 2 हफ्ते में ही किसानों के खाते में 2000 रुपए आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार PM किसान के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। फिलहाल अब तक 10 करोड़ किसानों के खाते में 11 किस्तों का पैसा भेजा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कैसे आप अपने अकाउंट की स्थिति स्टेटस पता कर पाएंगे दोस्तों? ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे। और अगर आप चाहें तो टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, जो कि 155261 है। 155261 पर कॉल करके जानकारी मिल सकती है दोस्तों। और किन लोगों को नहीं मिलेगा 12वीं किस्त का पैसा, वो भी हमने जानकारी दे दिया है, जिन्होंने KYC नहीं करवाया है, या इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, CA, आर्किटेक्ट और वकील जैसे प्रोफेशनल को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में दोस्तों ये थी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में WhatsApp, Facebook, Twitter के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।